हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए, आज मैं पार्ट 3 में फिर से 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन एंड उसके आंसर के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। इससे रिवीजन भी होगा। ये पॉलिटी का लेसन है, कुछ लेसन मैं चला चुका हूँ जिसके लेक्चर मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलते रहें स्टडी रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, एस के धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। सेकेंड ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी है, फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर दिया। ऑप्शन डी है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आपको इसमें से असत्य बताना है, यानी जो रॉन्ग है। तो इसमें असत्य जो गलत है वो है एस के धर आयोग। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। बाकी ऑप्शन सत्य है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जून 1948 यानी जून 1948 में एस के धर आयोग की एस के धर की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष बनाए गए में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की एवं भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। यानी ये जो ऑप्शन है कि भारत भाषाई आधार पे, तो इन्होंने किसके आधार पर बोला था? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात इन्होंने की थी, इसके धर आयोग ने। और सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसको हम बोलते हैं मिक्स करके क्या बोलते हैं? JVP को मिलाकर एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जो है अपना रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 यानी इन्होंने रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या बोला कि भारत में राज्यों के गठन का भाषाई आधार पर सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अगर हम बात करेंगे फजल अली आयोग की यानी ऑप्शन नंबर सी की, तो दिसंबर 1953 फजल अली आयोग दिसंबर 1953 इन फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे इसके। फजल अली इसी नाम पे इनका आयोग का नाम पड़ गया। फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके जो 2 सदस्य थे, वो दोनों सदस्यों जो 2 सदस्य थे, 1 नंबर 2 नंबर,
तो फर्स्ट नंबर पे कौन थे? के एम पणिकक्कर। और जो दूसरे सदस्य थे वो एच एन कुंजरू। तो इन्होंने भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, ये बताया था। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी इसमें एक एडिंग मैंने किया है, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जो भाषाई आधार पर अगर बात करेंगे तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के गठन का एक रीजन था कि तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को लेकर मद्रास में एक लंबा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात एक कांग्रेसी नेता पोटी श्री रामलल्लू का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप इनके निधन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारत संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका सही क्या है? ऑप्शन सी। यानी भारतीय संविधान में फेडरेशन की बात अगर करेंगे तो भारतीय संविधान में फेडरेशन संघात्मक, फेडरेशन क्या मतलब अगर हिंदी शब्द की बात करेंगे तो संघात्मक बोलेंगे, संघात्मक। फेडरेशन इंग्लिश वर्ड हो जाता है। तो संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी ये ट्रू है कि नहीं किया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है। अगर इसी प्रकार हमारे संविधान में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा कि अमेरिका संविधान है, हमारे संविधान अमेरिका के संविधान में क्या है कि स्टेट और सेंटर में मतलब एक उनके बीच में समझौता हो रखा है, समझौता हुआ है। मतलब एक है कि हाँ दोहरी नागरिकता है, दो दो न्यायालय है उनके। बट अपना क्या है कि कोई राज्य और केंद्र के बीच में कोई इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट तौर पे देखेंगे तो हमारे हमारे देश में हमारा देश विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, जबकि अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। और भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले अनुच्छेद में जो पहला अनुच्छेद है उसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा ये कहा गया है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य एवं भारतीय राज्य एवं भारतीय राज्य एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ऑप्शन बी, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम और सीमा पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी, संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में निम्नलिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली
एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ऑप्शन डी, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। इसमें से क्या बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही नहीं है। बाकी ये सही है, बी सही है और डी सही है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन के लिए संविधान के अनुसूची 1 एवं 4 में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित विधेयक साधारण बहुमत एवं सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत पारित करता है। यानी नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम, सीमा पर प्रभाव पड़ता है। यानी संसद संविधान हम कह सकते हैं कि हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, ये तो ऑप्शन सही है बी। संसद संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 में उल्लिखित प्रावधानों के बदलाव के लिए संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 संशोधन माना जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर संविधान में अनुसूची 1 और 4 में कोई यानी अनुसूची अगर कोई चेंजेस करती है, पहली और चौथी यानी 1 नंबर और 4 नंबर अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अगर यहाँ पर रहता कि नहीं, संशोधन नहीं माना जाएगा तो ऑप्शन सही रहता। यानी ये कह रहा है कि तहत माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित विधेयक साधारण बहुमत और सामान्य विधि प्रक्रिया के तहत पारित करता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। अगर हम जब तक नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र और सीमा पर प्रभाव पड़ता हो। ऑप्शन डी, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, गोवा भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालक्रम कौन सा? यानी इनका ये सभी जो है पहले किसी न किसी राज्य में मिक्स थे या कुछ अलग से विधि इनके लिए बनाई गई थी, बट इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सबसे पहले क्रम क्या है? सबसे पहले कौन बना और सबसे लास्ट में कौन बना, यानी किसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट महाराष्ट्र, उसके बाद नागालैंड, 3 नंबर पे हरियाणा, 4 नंबर पे सिक्किम और 5 नंबर पे गोवा। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि महाराष्ट्र वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ, यानी ये 1960। अगर हम नागालैंड राज्य की बात करेंगे तो ये नागालैंड राज्य अधिनियम, यानी ये नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 यानी 1962 के तहत 1963 में नागालैंड राज्य का
इसका कब हुआ? 1963 में। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा 1900, ये जो करेक्शन है ये नागालैंड की बात कर रहा मैं था, ये नागालैंड राज्य अधिनियम 1900, मतलब ऐसे सीधे सीधे हम बोल सकते हैं। एक मिनट, अगर हम फर्स्ट बात करेंगे तो महाराष्ट्र 1960, सबका किसी न किसी अधिनियम बना किया गया था। ये अलग हुआ किससे? गुजरात और महाराष्ट्र को अलग 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 किया गया। फिर उसके बाद नागालैंड 1963 में, क्योंकि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत 1963 में किया गया। फिर हरियाणा का 1966, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का इसमें तो नहीं है, बट जो ये अगर हम सिक्किम और गोवा की बात करेंगे तो सिक्किम 1974, सिक्किम 1974, और गोवा जो है मिजोरम अरुणाचल प्रदेश से गोवा 1900, यानी गोवा का नंबर आएगा 1987, यानी एक नंबर पे ये, उसके बाद दो नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये, चार नंबर पे सिक्किम और पांच नंबर पे, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादर एवं नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। पंडुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। पंडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको क्या बताना है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तो आपको सही कथन सिर्फ बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, क्योंकि संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। यानी दादर नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। एक मिनट, इसका सही आंसर होगा, ये मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यानी ये सही है। अगर हम दादर नगर हवेली की बात करेंगे तो 1954 तक पुर्तगाल के अधीन था, न कि फ्रांसीसियों के अधीन। ये गलत है, ये पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगाल के अधीन था।
यानी दादर एवं नागर हवेली पुर्तगाल के अधीन था। 1954 इसे 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। यानी 1961 में, अगर हम दादर नगर नगर हवेली की बात करेंगे, 1961 में संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। अगर हम पंडुचेरी की बात करेंगे तो ये फ्रांस के अधीन था। इसका उल्टा मतलब कर दिया गया है। देखिए, ये फ्रांस के अधीन था पंडुचेरी। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया। गोवा, दमन एवं दीव जो है, गोवा, दमन एवं दीव पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। सन 1961 में भारत ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन क्षेत्रों को संघ शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दमन एवं दीव को गोवा राज्य से अलग कर दिया गया एवं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, इसलिए सी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह भाग में रखा गया था? यानी हमारे जब 1956 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के पहले सभी जो भारतीय राज्य थे उनको 4 भागों में, यानी भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग ख। तो इसमें पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में किस समूह भाग में रखा गया? हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही डी, यानी भाग ख में रखा गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भाग घ में रखा गया। घ में केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ही शामिल किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग क एवं ख के राज्यों के बीच की दूरी समाप्त कर दी गई और भाग ग को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, यानी कट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना है आप लोग को? कथन सही नहीं है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। इसमें विदेशी देशी रियासतों, यानी इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा। तो आपको इसमें क्या बताना है? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही नहीं। इसलिए आंसर क्या होगा? ये होगा सी। अगर हम बात करेंगे कि भारत संविधान के बारे में, भारत के विस्तृत होने के निम्नलिखित कारण थे। भारत का विस्तार एवं विविधता, यानी भारत बड़ा था और बहुत विविधता थी, यानी बहुत धर्मों के लोग थे, बहुत भाषाओं बोलने वाले लोग थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, क्योंकि ये अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था। ये सेम इसमें भी जैसे कि अनुसूचियाँ थी, आर्टिकल थे, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची उसमें विद्यमान थी। तो इसमें से 70% लगभग प्रोक्स कलेक्ट कर लिया गया। मतलब एकदम से यहाँ से उठा के हमारे संविधान में डाल दिया गया। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये सब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन प्रणाली संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है, सत्य। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी
कथन नंबर 3 सही है और कथन नंबर 1 और 2 सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के समान मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अपनाया गया है जैसे ब्रिटेन में है। अब मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इससे में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। और वहीं हम आध्यात्मिक शासन प्रणाली अमेरिका में से अपनाई गई है। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मनपसंद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अधिकार और क्षेत्र अलग अलग होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी 3 नंबर सही है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये आंसर होगा, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं अपनाया गया। वहां पर क्या है? राज्य का प्रमुख सम्राट महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया। भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली पाई जाती है, मतलब गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। वहीं लोकसभा में जैसे कि जब हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जनता द्वारा, तो वो प्रत्यक्ष होता है। इसमें अप्रत्यक्ष विधि में जिसे जनता ने चुनकर भेजा है वो वोटिंग करते हैं और प्रत्यक्ष में जनता खुद करती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि यानी एकल संक्रमणी और मतलब विधि से किया जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर। भारत एवं अमेरिका का लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जनता, संसद, संविधान, कार्यपालिका। इसका सही आंसर ए, यानी भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग यानी प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, भारत के लोग से प्रारंभ होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो भारत में राज सत्ता जनता में नहीं थे, इसलिए भारत में राज्य सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। बाकी ऑप्शन गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं 10-10 क्वेश्चन करवाते हुए आप लोग को काफ़ी सुदृढ़ बना दूंगा, मतलब मजबूत हो जाओगे। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को कोशिश ये करनी है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करिएगा, स्पेशली पॉलिटी में, ताकि आपको नॉलेज बढ़े। यानी ये नहीं आंसर
अगर कभी कभार ऐसे भी होता है कि मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, लेकिन तीनों जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में पता होता है, तो ऐसे भी करके आंसर किया जाता है एग्जाम हॉल में। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।